आइए दोस्तों, फिर से एक बार आपका रोबोस्टिक में स्वागत है। हमने पहले वाले लेसन में देखा ग्रेविटेशन के बारे कि जब भी कोई चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आता है और उसको पृथ्वी अपने आप अपने केंद्र की ओर खींचती है। इसको हमने बोला ये फ्री फॉल है, वो आना ही आना है नीचे। और किस गति से आता है? g इजिकल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस आता है। फिर हमने फ्री फॉल पढ़ा है ना, इसको हमने बोला फ्री फॉल। ओके, नाउ हमने ग्रेविटेशन के कुछ इंपॉर्टेंस लाभ भी सुने। व्हाट आर द बेनिफिट? इससे टाइड होता है, इसके कारण ही पृथ्वी हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर बाइंड करके रखी है। नाउ अगर हमने कहा कि जैसे हमने बोला क्या था, अगर दो ऑब्जेक्ट है m1 और m2, उनका जो मास है, अगर इनके बीच की दूरी r है तो हमने बोला था इसमें कौन सा फोर्स काम करेगा? m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ मान लीजिए ये एक तो ऑब्जेक्ट है m और दूसरा है पृथ्वी, है ना। मान लीजिए अब m2 में ये तो आप थे, है ना। ये मान लीजिए ये आपका टेबल था और ये थे आप। ये आप दोनों के बीच में ये फोर्स काम कर रहा है। बट मान लीजिए स्थिति बदल जाती है। अगर m1 हो गया आप, m1 हो गए अर्थ, हाँ, और m2 हो गए आप, हाँ, तो क्या फोर्स काम करेगा? यहां पर कुछ नहीं, फोर्स तो वही होगा, है ना, जी होगा। m1 के जगह m1 होगा और पृथ्वी जो है उसको किस गति से ले रही है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया अर्थ का E एंड आपका मास हो गया, हाँ, और ये जो होगा ये स्मॉल r की जगह बिग R हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ को हम कैसे डिनोट करते हैं? हम लोग बड़े R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये दो ही फार्मूला होगा, ओके। और ये जो हमने आपको दिखाया है, ये जो ग्रेविटेशनल है 9.8, यहाँ g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया। तो बड़े g का वैल्यू क्या होता है? हाँ, बड़े जी का वैल्यू देखिए मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी। बड़े जी का वैल्यू होता है 6 पॉइंट। तो कभी भी एग्जाम में बोले बड़ा जी या छोटा जी, तो इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर जो मैंने पढ़ाया कंफ्यूज मत होइएगा, बस हमने यही बताया है आपको। यहाँ बहुत डेरिवेशन में आपको नहीं जाना है, क्योंकि आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली देखना है, ये फोर्स हमने पहले ही आपको बताया था कि जब दो वस्तु आपस में एक दूसरे को खींचती है तब ये फोर्स काम करता है। लेकिन अगर टेबल के जगह पे अर्थ आ गया, है ना, तो अर्थ भी अपने आप को खींचेगी। तो इन दोनों के बीच में, अर्थ और आपके बीच में फोर्स निकालने का तरीका ये है ना, बस यही चीज है। अब यहाँ स्मॉल जी और बिग जी। बिग जी क्या है? बिग जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट, फाइन। और स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके। और ये ग्रेविटेशनल एक कांस्टेंट है ना। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू 9.8, इसका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। हम मैं पहले क्लास में ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट। बट ये जो जी की जो वैल्यू है चेंज होता है, कीप चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। जी का जो वैल्यू होता है अर्थ के सेंटर में दूसरा होता है, इक्वेटर में दूसरा होता है और पोल में दूसरा होता है ना। पृथ्वी ऐसे अंडाकार है ना। तो जैसे जैसे यहां से यहां की दूरी ज्यादा है तो यहां पर ही कम होता है, इक्वेटर में ज्यादा होगा, राइट। इसलिए जी की वैल्यू हमेशा चेंज करती रहती है, ओके। ये स्केलर क्वांटिटी है, आप उनको पता होगा ना, ये हमने बोला था स्केलर और वेक्टर, और ये है वेक्टर क्वांटिटी, फाइन, ओके। नाउ अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट में। हमेशा से आपको बोल रहा हूं मास और वेट की बात करता हूं मैं। मास क्या है, वेट क्या है, फाइन। मास क्या है और वेट क्या है, फाइन, ओके, वेरी गुड। सो मास क्या है ना।
तो जब हम किसी का मास और वेट, अगर एक आम इंसान को पूछा जाए कि साहब मास क्या है, वेट क्या है, बोले तो दोनों एक चीज़, दोनों तो किसी चीज़ को मापने का तरीका है, उसका वजन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो वेट होता है, वेट में मास और ग्रेविटेशन होता है। वेट एक तरह का फोर्स है। आप इसको कैसे महसूस कर सकते हैं? अपने सर पे किताब रख लीजिए। देखिए कुछ समय के बाद में अगर मैं ऐसे किताब रख लेता हूं, कुछ समय के बाद में 1 घंटा के बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा, किताब को हटाना पड़ेगा। ये फोर्स है, ये बुक का जो फोर्स है मेरे सर पे आ रहा है, ये वेट का काम कर रहा है। तो ये वेट क्या है? वेट इज नथिंग बट फोर्स। अब फोर्स हमने क्या सीखा था? F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो मास है, एक्सेलरेशन क्या है? G है। ये G क्या है? ए जी कैसे हो गया? क्योंकि ये जो नीचे की ओर आ रहा है, ये जो है G जो नीचे की ओर आ रहा है, यही के कारण ही कुछ समय के बाद इसको सर पे रखना मुश्किल हो जाता है। और ये G क्या है? ये ग्रेविटेशनल फ्री फॉल जो पढ़ा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके कारण इस किताब को अर्थ अपने सेंटर की ओर खींच रही है। इसलिए वेट क्या है? वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू मास क्या है? मास एक, इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, एक द्रव्यमान है जो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट ये वेरी करता है। ये कैसे वेरी करेगा? क्योंकि अगर हम यहां चले जाएंगे तब G का वैल्यू कम हो जाएगा, यहां जाएंगे तो वैल्यू का ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब G का वैल्यू जैसे जैसे वेरी करता है, वेट का वैल्यू वेरी करता है, बट मास है, मास कांस्टेंट होगा। आप समझ लीजिए अगर 1 दर्जन अंडा आप लेते हैं तो उसमें कितने होंगे? 12 एग्स होंगे। 12 एग को आप चंद्रमा में भी ले जाएंगे तो 12 ही होगा, अर्थ में रखेंगे 12 ही होगा, मार्स में ले जाएंगे 12 ही होगा, बट उनके जो वेट हैं वो चेंज होते रहेंगी प्लेस टू प्लेस। फाइन। हाँ, तो उसी को देखते हैं, क्या बोलते हैं? मास जो है, मास वी कैन मेजर मास ऑन ऑब्जेक्ट बाय इट्स इनर्शिया, और वेट को हम ऐसे निकालते हैं। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर है, राइट? जैसे हमने 12 क्वांटिटी है, उसका गिनती है, गिनती। एक मुट्ठा चावल में अगर 100 चावल आएगा या 500 चावल आएगा तो किसी भी ग्रह में चल जाइएगा, किसी भी प्लेनेट में चलिएगा, 100 चावल ही होगा, बट उसका वजन घटेगा। तो इसीलिए बोलते हैं मास हमेशा कांस्टेंट है और ये हमेशा चेंज होता है, डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट होता है। मास को, ये क्वेश्चन बहुत आता है, मास को कैसे मापते हैं? मास को हम नापते हैं बीम बैलेंस से। ये बहुत आता है क्वेश्चन कि मास को हम कैसे नापते हैं, और इसको कैसे नापते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से। ये तो जब आप सामान खरीदने जाते हो ग्रोसरी या सब्जी वगैरह, तो जो नापता है वो बेसिकली वेट नापता, मास नहीं नापता है। वो जो बटकरा है, जो वेट है, जिसको वो 1 किलो बोल रहा है, अगर वो चंद्रमा में ले जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, 100 ग्राम बटा 6, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। फाइन। तो ये समझ में आ रहा है? तो मास को बीम बैलेंस से नापते हैं, इसको स्प्रिंग बैलेंस से नापते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पहला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। मास क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनर्शिया, एंड वेट क्या है? वेट इज बेसिकली G के ऊपर बहुत वैल्यू करता है, छोटी g। ओके, फाइन। मास इवन वैल्यू ऑफ इज 0 एट एनी, आई डू नॉट चेंज। ओके, और ये चेंज होते रहता है। फाइन। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इसी चैप्टर में जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट एंड द प्रेशर। ओके, प्रेशर और थ्रस्ट क्या है? जब किसी कोई चीज है जिसको आप नीचे दबा रहे हैं, ओके, तो क्या होगा? दबाव नीचे हो जाएगा, जिसी को हम थ्रस्ट या प्रेशर करते हैं। बट साइंटिफिकली थ्रस्ट और प्रेशर दो अलग अलग चीज है। मान लीजिए आज आप एक सुई को, एक नेल को अगर नीचे दबाएंगे तो कम फोर्स से वो यहाँ पर ही होल करके, मान लीजिए ये पेपर है या ये लकड़ी है, तो यहाँ पर ही अगर पार नहीं करे तो कम से कम अंदर तो आ ही जाएगा। बट
अगर मान लीजिए आप कोई कॉइन्स रखते हैं, सिक्का, और उसको कितना भी दबा देंगे वो अंदर जाएगा ही नहीं। हाँ जाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, ये कैसा फोर्स है, ये 90 डिग्री में चल रहा है ना फोर्स, जो भी 90 डिग्री में होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स बोलते हैं ना। तो वही है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो ये जो बल नीचे लग रहा है 90 डिग्री, तो जो भी 90 डिग्री में फोर्स लगता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 90 डिग्री में लगने वाले फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं। और प्रेशर क्या है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। वो क्या बोलता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं। फाइन। तो इसको दबाने से जितना फोर्स क्रिएट होता है, इस तो जितना एरिया, इसका मतलब क्या हो गया, जो एरिया है, एरिया जितना बढ़ेगा, है ना, प्रेशर उतना बढ़ेगा, और एरिया जितना घटेगा प्रेशर उतना घटेगा। राइट, सॉरी, एरिया जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना बढ़ेगा और ये घटेगा, ये उल्टा हो जाएगा, बेसिकली ये घटेगा और ये बढ़ेगा। बट प्रेशर एंड फोर्स में रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं इनवर्सली। ठीक है, ओके। नाउ फैक्टर ऑन विच द फोर्स अप्लाइड, दो फैक्टर, एक तो होता है फोर्स अप्लाइड, इसको थोड़ा सा फिर से रिकरेक्ट कर देता हूं मैं कि जो फोर्स है, प्रेशर जो है, प्रेशर है और फोर्स के बीच में डायरेक्टली इन्वर्स का जो होता है, और प्रेशर और फोर्स में इन्वर्स, प्रेशर और एरिया में इन्वर्सली का होता है। ठीक है, इसका मतलब है प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, बट प्रेशर बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए निडल के केस में कम प्रेशर में भी ज्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि वो बहुत पॉइंटेड होता है। फाइन। तो ये दो फैक्टर है जिसके कारण क्या है, प्रेशर डिपेंड होता है। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जिसको बोलते हैं बायोंसी। तो एक, जब आप एक बीकर लेते हैं या एक बर्तन लेते हैं और उसमें पूरा पानी डबाडब भरा हुआ है, राइट, और जब उसमें आप ऑब्जेक्ट को अंदर डालते हैं, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट अंदर जाता है कुछ पानी बाहर आता है। ये कितना पानी बाहर आता है, ये बेसिकली इसके वजन, इसके मास के बराबर होगा, इस ऑब्जेक्ट के। इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो एक साइंटिस्ट हुए आर्किमिडीज, उन्होंने कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी भरे हुए लिक्विड में हम व्हीकल में हम डुबाते हैं, तो जितना वाटर डिस्प्लेस होता है, तो जितना वाटर और लिक्विड डिस्प्लेस होता है वो किसके बराबर होता है, वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, नाउ इसी को में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर में हम लोगों ने, हम बायोंसी थोड़ा देखेंगे, लेकिन क्या है, कोई बायोंसी मतलब जब किसी चीज को हम जब नीचे डुबा रहे हैं, आपने अनुभव किया होगा, जब आप एक बर्तन में जब मग को डुबाते हैं तो आपको बहुत प्रेशर भी महसूस होता है नीचे से। तो जब इसको, तो ये ऊपर की ओर ये प्रेशर महसूस होता है। तो ये प्रेशर है क्या, बेसिकली ये प्रेशर है। इसी प्रेशर को, ये जो फोर्स, अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जब आप इस ऑब्जेक्ट को नीचे की एक भरे हुए बाल्टी में जब आप मग को उल्टा दबाते हो तो कुछ फोर्स ऊपर की ओर लगता है। ये जो अपवर्ड फोर्स है, जो लिक्विड मग के में लगा रहा है, जो ऑब्जेक्ट में लगा रहा है, या मग नहीं, आप कोई भी चीज रखिए, एक पटरा ले लीजिए, एक तख्ती ले लीजिए, हाँ, एक उसको आप दबाइए
तो आप देखेंगे कि वो फोर्स ऊपर की ओर आ रहा है। ये फोर्स है क्या बेसिकली? दिस इज कॉल्ड बायोन्स फोर्स, दिस इज कॉल्ड बायोन्स फोर्स, इसी को बोलते हैं बायोन्सी। तो क्या है, कब कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैरता है? कोई ऑब्जेक्ट पानी में कब तैरता है? जब ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है? जब जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ इज ग्रेटर देन द बायोन फोर्स। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जितना फोर्स लगा रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है, यानी बायोन फोर्स जब क्या है, क्या हो जाएगा? व्हेन दी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बड़ा हो जाएगा बायोन फोर्स से, तो फ्लोट करेगा। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो बायोन फोर्स से छोटा या बराबर होगा, तो वो क्या होगा? ये बेसिकली इसके ऊपर ही सारा रिजल्ट डिपेंड करता है, राइट? अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स लगा पाया तो सिंक कर जाएगा, अगर कम फोर्स लगाया बायोन फोर्स तो वो फ्लोट करेगा यानी तैरेगा। तो इसी के सिद्धांत के ऊपर में ही एक ऑब्जेक्ट या तो फ्लोट करता है या तो सिंक करता है। ओके, तो वही हम बोले, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू बायोन फोर्स एक्सर्टेड बाय दी। तो इस जो डिपेंड करता है कि किस वो तैरेगा या फ्लोट करेगा, वो डिपेंड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और बायोन फोर्स में। ओके, तो इसमें ज्यादा आपको नहीं याद रखना है, आपको याद रखना आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कि जब कोई ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हैं तो जितना पानी डिस्प्लेस होगा वो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। फाइन। सेकंड क्या है कि जो बायोन फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट एक लिक्विड में तैरेगा या नहीं तैरेगा, तो ये डिपेंड करेगा उसके ग्रेविटेशनल फोर्स और बायोन फोर्स के ऊपर में। ओके, अगर बायोन फोर्स ज्यादा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो क्या होगा? तब क्या होगा? वो फ्लोट करेगा, क्योंकि जिस तरीके से नीचे आएगा ये इसको नीचे से धक्का मारेगा। उसके विपरीत अगर बायोन फोर्स कम हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया, तो वो सिंक कर जाएगा। फाइन है ना। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ओके, और एक कॉन्सेप्ट होता है डेंसिटी क्या है? एक पर यूनिट में कितना वॉल्यूम होता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। ओके, एक कमरा है मान लीजिए जिसमें आप बैठ के पढ़ रहे हैं 15x10 का, इसमें जितने बच्चे आएंगे उनकी जितनी यूनिट्स होगी दैट विल बी कॉल्ड डेंसिटी। इसी तरह का कमरा एक और ले लेंगे और जिसमें कम बच्चे आ रहे हैं तो बोलेंगे कि कमरा ए के कंपेयर में कमरा बी की डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड क्यूब। ओके, और एक रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑलरेडी हमने बना दिया। और इसमें बताइए इसका क्या क्या इस्तेमाल है? जो शिप डिजाइन करने में, सबमरीन डिजाइन करने में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जीके में भी आ सकता है ये, तो कि जो सबमरीन या आपका शिप बनाया गया है वो किस प्रिंसिपल में काम करता है? वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में काम करता है। ओके, हाइड्रोमीटर एंड द लेक्टोमीटर, है ना। लेक्टोमीटर सुना हो आपने, है ना, दूध वाला जिसमें नापते हैं जिसकी प्यूरिटी। ये सारे प्रिंसिपल हम लोगों ने किस पे बनाए हैं? आर्किमिडीज साहब के प्रिंसिपल के ऊपर में ये बने हुए हैं। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वो ये बताता है कि वाटर सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के साथ में क्या रेशियो है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। एंड इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये चीज समझ लीजिएगा। डेंसिटी की यूनिट हमने क्या बताई? केजी मीटर पर क्यूब, है ना, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है?
मास बाय वॉल्यूम, और मास क्या हो गया केजी, वॉल्यूम क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाँ, एक आप मैथ्स में कर रहे होंगे कि ये हो गया मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ओके, सो ये हो गया केजी मीटर क्यूब। बट रिलेटिव डेंसिटी की नो यूनिट। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको समझ आया होगा। इसके हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डीपर में नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, तो इसको और पढ़िए, लोगों पे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, मेहनत करें।